तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नवजात शिशु परिचर्या। ठीक है, ये क्या है, जैसे मैंने लास्ट में आपको प्राण प्रत्यागमन या नियोनेटल रिसक्सिटेशन पढ़ाया था, तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 या 10 नंबर का। सेम इसी टॉपिक के लिए बात बोलूँगी मैं, 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक और टॉपिक आएगा आपका संस्कार करके, ठीक है, वहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। तो अब इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक बड़ा क्वेश्चन तो मिलेगा, ये श्योर हूँ मैं कि या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि तीनों टॉपिक एक साथ ही आ गए, और भी बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन इन तीन में से एक तो आएगा ही। या प्राण प्रत्यागमन पूछेगा, या नवजात शिशु परिचर्या पूछेगा, या फिर संस्कार पूछेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं नवजात शिशु परिचर्या। वैसे तो जैसे आपने प्राण प्रत्यागमन पढ़ा और हमने मॉडर्न का नियोनेटल रिसक्सिटेशन पढ़ा, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया है तो हमें आयुर्वेद का नवजात शिशु परिचर्या भी अच्छे से समझ आ जाएगा। नवजात शिशु परिचर्या का मतलब क्या है कि जैसे ही बर्थ हो चुका है उसके बाद हम केयर कैसे करेंगे। हम जो बेबी है या नियोनेट है उसकी केयर करेंगे, उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने हैं, यानी कि पूरा उसका हाइजीन मेंटेन करके रखना है हमें। किस तरीके से आयुर्वेद में उसकी केयर के बारे में बताया गया है वो पढ़ेंगे हम परिचर्या के अंदर, कि कब उसको नहलाना है, क्या उसको खिलाना है, ये सारी बात करेंगे नवजात शिशु परिचर्या के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। जन्म के बाद प्रथम 4 सप्ताह तक, ये 4 है, ठीक है, प्रथम 4 सप्ताह के, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। जन्म के बाद प्रथम 4 सप्ताह के समय को क्या कहते हैं, नवजात काल कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम, हमारी जब टर्मिनोलॉजी में बात हुई थी तब बात कर चुकी हूँ मैं कि नियोनेटल पीरियड क्या रहेगा, 1 मंथ का। 4 जो इसने वीक बोला है, आप 1 मंथ भी बोल सकते हो, कि 1 महीने का जो बच्चा है या 4 वीक का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा, नियोनेट कहलाएगा। और उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, नियोनेटल पीरियड। ये तो वही कॉमन सी लाइन हुई। आचार्य चरक के अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में निम्न कर्म किए जाते हैं। अब यहाँ से 2 मार्क्स का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, नवजात शिशु परिचर्या में कौन कौन से कर्म आते हैं, इस तरीके से, या नवजात शिशु परिचर्या को समझाइए। तो वहाँ आपको डिटेल नहीं देनी है, फिर केवल इन 8 पॉइंट का आपको नाम लिख के आना है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से 8 कर्म आते हैं, अब ये ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाए। क्या ट्रिक है इसकी, पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। तो चरक ने नवजात शिशु परिचर्या में 8 कर्म बताए, कौन कौन से, ऊ प्रास मुख करके गर्भनाल जार। क्या मतलब है इसका, ऊ फॉर उल्म परिमार्जन। एक एक करके पढ़ेंगे अभी सबको। प्र से क्या है, प्राण प्रत्यागमन, पढ़ के आ चुके हैं हम। फिर स से क्या है, स्नान। मुख से क्या है, मुख विशोधन। फिर उसके बाद है गर्भ से, केवल गर्भ से। गर्भ से क्या है, गर्भोदक वमन। और नाल से क्या है, नाल छेदन। और जार का जो ज है उससे क्या आएगा, जात कर्म। और आर से क्या आएगा, र से क्या आएगा, रक्षा कर्म। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखिएगा। सीक्वेंस वाइज नहीं है, लेकिन ये कई बार क्या है, भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि मुख विशोधन भी था कि नहीं था और कौन कौन से था। तो उसके लिए ये ट्रिक है, उससे आपको ये याद रखने हैं, ऊ प्रास मुख करके गर्भनाल जार। इसके अंदर 8 कर्म आएंगे। अब हम एक एक करके इन कर्म की बात कर लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले तुरंत जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके बाद का जो प्रोसीजर बताया वो है उल्व परिमार्जन। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो उल्व होती क्या है, उससे पहले उल्व परिमार्जन कर रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उल्व क्या होती है। यहाँ पे जो लिखा है उल्व, ये क्या है, उल्व होती है जो मॉडर्न वाले हमने उसको उल्व कहा है, मॉडर्न क्या कहता है इसको, वर्निक्स कैजियोजा। ये नाम लिखा है यहाँ पे, वर्निक्स कैजियोजा। क्या मतलब है, परिमार्जन का मतलब क्या होता है, परिमार्जन का मतलब होता है अठाना, उसको वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, उल्व को रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, वो हो गया उल्व परिमार्जन। एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे उल्व परिमार्जन की। उल्व परिमार्जन में हमने क्या किया, उल्व को परिमार्ज कर रहे हैं, यानी कि हटा रहे हैं, वहां से रिमूव कर रहे हैं। उल्व क्या है, वर्निक्स कैसियोसा। अब होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। क्या होता है ये, क्या होती है वर्निक्स कैसियोसा? जो फीटस है, तो लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट का ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का, यानी कि 7वां 8वां 9वें महीने में, इन 3 महीनों के अंदर क्या होता है, जो फीटस है उसकी स्किन पर एक सब जो वहाँ पर सिवेशियस ग्लैंड जो होती हैं स्किन की, उनके थ्रू एक कवरिंग बन जाती है अपने आप। यानी कि जो फीटस है उसकी की पूरी स्किन पर एक कवरिंग बन जाती है वाइट कलर की। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पॉलीथिन होती है ना, उस तरीके की कवरिंग होती है ये वर्निक्स कैसियोसा। कब बनी, लास्ट के ट्राइमेस्टर में बनी। क्यों बनती है, क्योंकि जो फीटस है उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूट्रस के अंदर उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनती है, जो किससे सिक्रीट होती है, जो स्किन पर ही प्रेजेंट होती हैं सेबेसियस ग्लैंड, उनसे एक वाइट जिलेटिनियस मटेरियल सिक्रीट होता है जिसकी एक कवरिंग बनती है। उसको क्या नाम देते हैं हम, वर्निक्स कैसियोसा। तो इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पूरा नहीं पढ़ना है कि इस ग्लैंड ने ये सिक्रीट क्या, नहीं पढ़ना, केवल अपने काम की चीज़ पढ़नी है। वही हम क्या बोल रहे हैं, उसको उल्व बोल रहे हैं, लेकिन इसको रिमूव करना है। मॉडर्न वाले तो इसको रिमूव नहीं करवाते, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न वाले रिमूव नहीं करते हैं इसको, वो बोलते हैं कि 1 से 2 दिन में अपने आप ही ये हट जाती है, आपको बच्चे की स्किन को रब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में क्या बोला है कि बर्थ हुई, जो है बर्थ हो चुकी है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम उल्व को हटाएंगे, वहाँ से जो कवरिंग है उसके ऊपर उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए आचार्यों ने क्या बताया है, ये आपको याद रखना है। अब मेन काम की बात अभी हो रही है, क्या करना है, ततो बला तेल अभ्यंगम। क्या करना है, बला तेल से अभ्यंग करना है, उसको रिमूव करने के लिए बला तेल से अभ्यंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम तेल का यूज क्यों कर रहे हैं और बला तेल का ही यूज क्यों कर रहे हैं। बात ये आती है कि पहले तो तेल का यूज क्यों किया हटाने के लिए, केवल पानी से भी तो वॉश कर सकते थे। दूसरा कि बला तेल ही क्यों लिया, तो देखिए बिल्कुल सुकुमार है, ये जो अभी शिशु उत्पन्न हुआ है एकदम सुकुमार है, इसके अंदर बल नहीं है बिल्कुल। तो इसके अंदर बल के वर्धन के लिए क्या यूज किया है, बला तेल यूज किया है। दूसरा, बला तेल ही क्यों यूज किया है कि अभ्यंग कराएंगे हम तो वो इजीली रिमूव हो सकती है, वरना हम उसको स्किन को एकदम खाली रब कर रहे हैं, ना कोई तेल यूज कर रहे हैं ना घी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे की स्किन तो एकदम सॉफ्ट रहती है, एकदम नाजुक रहेगी, तो उस पर क्या हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, तेल यूज किया है। और आपको सभी को पता है कि आयुर्वेद में तेल का अभ्यंग बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर स्किन के लिए कोई बात चल रही है, वही परिमार्जन क्रिया की बात चल रही है, तो उसके लिए जो अभ्यंग है या फिर तेल है वो बेस्ट है। और बला तेल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि शिशु के अंदर बल नहीं है, तो हम तेल बजाय सरसों का तेल यूज करें या तेल यूज करें, उसकी जगह बला तेल का यूज करें, जिसके बला क्या होती है, बल्य होती है, जिससे क्या होगा, उसके अंदर बल की वृद्धि आएगी होगी, इसीलिए हमने बला तेल का यूज किया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उल्व परिमार्जन का मतलब क्लियर है, क्या मतलब है इसका, उल्व को हटाना। कैसे हटा रहे हैं, उल्व को हटाने के लिए सेंधा व घृत का प्रयोग करके बला तेल का अभ्यंग करते हैं। सेंधा व घृत भी क्या करेंगे, उसकी पूरी बॉडी पे लगा देंगे, हल्का हल्का से उससे रब करेंगे, क्योंकि सेंधव जो होगा उससे वो इजीली हट जाएगी, एक तरह से स्क्रब का भी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पर रैशेस ना हो इसलिए हमने क्या यूज किया है, बला तेल का यूज किया है। तो आपको समझ में आया उल्व को कैसे हमने रिमूव किया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिससे शिशु को, अब ऐसा तेल का अभ्यंग क्यों किया वो बात लिखिए, जिससे शिशु को प्रसवकालीन कष्ट से क्या मिलेगा, निवारण मिलेगा। दूसरा, मैंने देखो आपको बताया था किसी क्लास के अंदर कि जो डिलीवरी वाला पीरियड है, लेबर वाला पीरियड है, बहुत ही बच्चे के लिए बहुत पेनफुल रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको इतनी सी बर्थ कैनाल से बाहर आना है।
तो वो जो उसको कष्ट हुआ है उससे भी क्या होगा, उससे बल की वृद्धि चाहिए उसके लिए, इसलिए क्या किया है यहाँ पे बला तेल का यूज किया है। अब आजकल अगर बला तेल नहीं मिलता है तो वहाँ पे सरसों के तेल का या जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल हम बोलते हैं उसका भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी उल्ब को हटाना है या वर्निक्स कैजियोजा को हटाना है। लेकिन मॉडर्न वर्निक्स कैजियोजा को रिमूव करने का नहीं बोलता, मतलब वो ये कहता है कि ना तो आपको उसको बाथ करवानी है ना उसकी स्किन को रब करना है, ये 1 से 2 दिन बाद ही अपने आप खुद से ही हट जाती है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहता है मॉडर्न। क्योंकि हम रब करेंगे तो वही होगा, रैशेस वगैरह हो जाएंगे। और मॉडर्न वाले तो बोलेंगे नहीं कि चलो हम भी बला तेल का अभ्यंग कर देते हैं, इसको रब करके हटा भी देते हैं, उसके बाद इसको रैशेस ना हो तो बला तेल का अभ्यंग कर देंगे, वो ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे रब नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है, ये 1 से 2 दिन में अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्राण प्रत्यागमन। अब ये मैंने यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पिछली क्लास का टॉपिक आपका यही था, प्राण प्रत्यागमन। क्या क्या किया था, मुझे पॉइंट्स बताइए, प्राण प्रत्यागमन में क्या क्या किया था हमने। बताइए कोई, या फिर मैं नाम लेके पूछूं। रूपाली, क्या बताया था प्राण प्रत्यागमन में। नहीं, मैं आयुर्वेद पढ़ा रही हूँ, मैं आयुर्वेद पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आयुर्वेद पूछ रही हूँ। मैंने प्राण प्रत्यागमन बोला है, इसका मतलब आपको प्राण प्रत्यागमन ही बताना है। चरक वाले पॉइंट्स बताए थे ना मैंने आपको 4, आपने क्लास ली थी ना वो वाली। और कोई बताए जिन्होंने, जिनको पता हो, 4 पॉइंट्स बताए थे मैंने चरक वाले, बताइए। ये पॉइंट्स बताए थे, बिल्कुल, वेरी गुड। बस आप एक पॉइंट क्लियर रखिए, आपने बोला था कि गर्म जल से मुंह धुलाना है, तो गर्म जल नहीं, हमें दोनों ही बोलना है वहाँ पे, शीत और उष्ण जल दोनों ही बोलना है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कौन सी ऋतु में होगा वो। तो अगर वो शीत ऋतु में हो रहा है तो गर्म जल का यूज करेंगे, और अगर ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है तो ठंडे पानी का यूज करेंगे। तो प्राण प्रत्यागमन मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप भी ये करके नहीं आओगे जो नोट्स में लिखा है, और परिमार्जन लिख दिया, फिर प्राण प्रत्यागमन के लिए 4 लाइन छोड़ दी। पूरा इसमें लिख के आओगे कि 2 हमने पत्थर बजाए थे कान के पास, जिससे क्या होगा, ऑडिटरी नर्व जो होगी वो स्टिमुलेट होगी, उसका जो ऋतु है उसके अनुसार शीतोदकेन उष्णोदकेन मुखे परिसेक वा, ऐसे करके लाइन थी, उससे उसका मुंह धुलाना है बच्चे का। और कृष्ण कपालिका ये भी मेंशन करना है, कृष्ण कपालिका सूर्प से क्या करनी है, वायु करनी है। और दक्षिण कर्ण में क्या पढ़ रहे थे हम, मंत्र पढ़ रहे थे। तो ये तो मैं वहाँ पे मेंशन करना है सारा प्राण प्रत्यागमन में। जो भी लोग अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं इनके बाद, तो वो वहाँ पे प्राण प्रत्यागमन साथ में नोट कर लें, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट ले रही हूँ, इसके अंदर 3rd पॉइंट है अपना स्नान। हाँ, क्या बोल रहे हो, वो अभी अपन क्लास के बाद बात करेंगे, ये टॉपिक बीच पर रह जाएगा, वो मुझे क्लास के बाद बताना, ठीक है। ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्नान की। अब क्या कर लिया हमने, वर्निक्स कैसियोसा को रिमूव कर दिया, प्राण प्रत्यागमन भी करवा दिया, उसका सारे काम कर लिए। अब हम क्या करवाएंगे, उसको स्नान करवाएंगे। अब बच्चे को नहलाना भी है, ठीक है, क्योंकि क्या है, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह म्यूकस वगैरह लगा हुआ होगा। तो आयुर्वेद में स्नान के लिए क्या बताया गया है कि
इस तरीके से करवाना है। अब इस तरीके से कैसे करवाएंगे, जो ऋतु होगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। जैसे मान लीजिए बालक है वो शरद ऋतु में उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर उसके उत्पन्न होते ही आपने नाड़ी परीक्षा कर ली और आपको लग रहा है कि ये पित्त प्रकृति का हो सकता है, उस कंडीशन में क्या करवाना है हमें, शीरी वृक्ष के कसाय से उसको स्नान करवाना है। शीरी वृक्ष में क्या आते हैं, न्योग्रोध, उदुम्बर प्लस वो पारिश प्लक्ष पादपा, ये आपने पढ़ा होगा। पंच शीरी वृक्ष करके आप पढ़ के आए होंगे अभी रसशास्त्र के अंदर, भेषज के अंदर, उनके अंदर। हाँ बिल्कुल उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो उन वृक्ष से नहीं, उन वृक्ष के जो पत्ते लेने हैं उनका क्या बनाना है आपको, कसाय बनाना है, क्वाथ बनाना है, और उससे बच्चे को क्या करवाना है, नहलाना है। इससे क्या होगा, अब ये देखिए इनका रस क्या होता है, ये जो होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपको डीजी नहीं पढ़ा रही। क्या कौन सा रस होता है इनमें, कसाय रस प्रधान होता है, और वीर्य कौन सा होता है, जो वृक्ष होते हैं इनका शीत वीर्य होता है। इसलिए ये क्या करेंगे, पित्त का शमन करते हैं। तो जो ऋतु होगी उसके अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए बच्चा शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ है तो स्वभाव से ही क्या रहेगा, उसके अंदर माँ के अंदर भी पित्त प्रकोपित होगा ऑलरेडी, और वही बच्चे के अंदर आया होगा। इसीलिए हमें क्या करना है उसको, अगर शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ है या बच्चे की प्रकृति जो है पित्तज है, तो उसको हमें क्या करना है, मंदोष्ण शीरी वृक्ष कसाय से स्नान करवाना है। या फिर क्या करवाना है, अगर वातज प्रकृति का है तो आप क्या करवा सकते हो, सर्वगंध युक्त जल से। अब आप पूछोगे कि सर्वगंध युक्त जल क्या होता है, तो जो गंध द्रव्य होते हैं, गंध द्रव्य में कौन कौन आता है, एला, जो इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, कपूर है, इनका क्या बनाएंगे, क्वाथ बनाएंगे, और इनसे क्या करवाएंगे, स्नान कराएंगे। ये जो एक नाम लिया है ना मैंने अभी, सर्वगंध युक्त जल, ये मैं पूछूंगी आगे, एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां फिर से आएगा तो मैं पूछूंगी क्या करवाया था इससे, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कपित्त पत्र कसाय से, अगर उसके अंदर पित्त और वात, बच्चे के अंदर पित्त और वात, पित्त और वात दोनों ही दोष बढ़े हुए हैं, द्वंद्वस प्रकृति का है, तो हम क्या करवाएंगे, कपित्त पत्र कसाय से उसको क्या करवाएंगे, स्नान करवाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये ऊपर वाली 2 लाइनें याद रखिएगा, ये कपित्त पत्र हटा दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर जो है पित्तज प्रकृति का है या शरद ऋतु में हुआ है तो शीरी वृक्ष कसाय से उसको स्नान करवा सकते हैं। वात के शमन के लिए हम क्या करवा सकते हैं, सर्वगंध युक्त जल से उसको स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपको दोष का भी याद नहीं रहता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक मेंशन करके नहीं पूछा जाता है, केवल स्नान ही आप लिख सकते हो कि बालक के जन्म के पश्चात उसको हम शीरी वृक्ष कसाय से या सर्वगंध युक्त जल से क्या करवाएंगे, स्नान करवाएंगे। फिर आपको इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि ये पित्त का शमन करेगा, ये वात का शमन करेगा, इसके अंदर ये द्रव्य आते हैं, इतना कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। केवल 2 बातें ही याद ये आपको लिखनी है अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो, क्योंकि और भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये। फिर उसके बाद आता है, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रतत चांदी व स्वर्ण जल से दोष काल के अनुसार, क्या लिखा है, दोष काल के अनुरूप क्या करा सकते हैं, बालक को स्नान करा सकते हैं। कि चांदी के पात्र या स्वर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में, अब इतना तो पैसे वाला कोई नहीं है अभी कि वो चांदी और सोने के बर्तन में पहले जल रखेगा कि अभी बच्चा पैदा होगा उसको नहलाना है, इतना अब कोई नहीं करता, ये पहले ही ये कर्म किए जाते थे। अभी तो केवल क्या बोल दिया, अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी बोल रहे हैं तो शीरी वृक्ष कसाय से करवा दो या सर्वगंध युक्त जल से उसको क्या करवा देंगे, हम स्नान करवा देंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न क्या कहता है, देखिए एक लाइन और बची है, शीतकाल में उष्ण व ग्रीष्म में शीत जल का प्रयोग करते हैं। ये बात हमारी पहले भी आ चुकी है कि अगर बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है तो अब उसको ठंडे पानी से थोड़ी नहलाएंगे, हम कैसे जल का यूज करेंगे, उष्ण जल का यूज करेंगे। अब जैसे हमने क्वाथ का ही यूज कर रहे हैं तो ठीक है, ये जो शीरी वृक्ष जो क्वाथ लिया है ये हम कैसे क्वाथ से उसको स्नान करवाएंगे, उष्ण से। अब गर्मियों में क्या करेंगे कि क्वाथ करने के लिए, क्वाथ बनाने के लिए हमें गर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले गर्म करके क्वाथ बना के उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद उसको क्या करवाएंगे, स्नान करवाएंगे। तो इस तरीके से ये स्नान वाला पॉइंट आपका क्लियर होता है। मॉडर्न वाले क्या कहते हैं, मॉडर्न की भी सुन लेते हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, हेक्साक्लोरोफीन लोशन और मेडिकेटेड सोप का यूज करना है। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको बात करवाना ही है
तो आप या तो मेडिकेटेड सोप का यूज़ कीजिए। अब इनका मेडिकेटेड सोप भी किसका होगा, ये किसी प्लांट से बना होगा, इनके किसी एक्सट्रैक्ट से बना होगा, या फिर ये बोलते हैं हेक्साक्लोरोफिन लोशन। अब ऐसा लोशन का क्यों बोला इन्होंने, लोशन का यूँ बोला है क्योंकि ये बोलते हैं कि बाथ नहीं कराना है, बच्चे को बाथ नहीं कराना है, केवल आपको उसको सॉफ्ट किसी कपड़े से, किसी टॉवल से, किसी टिश्यू से उसको साफ करके अच्छी तरीके से क्लीन करके क्लोरोहेक्साडाइन क्रीम या फिर हेक्साक्लोरोफिन लोशन का उसके ऊपर जैसे अपन लोशन लगाते हैं उसी तरीके से उसको लोशन लगा देना है, उसको नहलाना नहीं है। तो जो आयुर्वेद ने बोला है कि ये काम करवाने उसका, तो इसने साफ साफ मना किया है कि ये नहीं करवाने, बच्चे को नहलाना नहीं है, हॉस्पिटल में उसको बाथिंग नहीं करानी। आयुर्वेद में तो क्या था, जैसे ही डिलीवरी हुई, एक दाई होती थी, उसने दाई माँ होती थी गांव के अंदर, दाई ने लिया और उसको क्या कर दिया, नहला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कहाँ हॉस्पिटल में सारी डिलीवरी हो रही है, तो हॉस्पिटल में उसको नहीं नहलाना है, कम से कम हॉस्पिटल में 3 दिन या 1-2 दिन तो रखेंगे, यानी कि 1-2 दिन तक बच्चे को नहीं नहलाना है। जब घर पे ले जाओगे, जब आपने डिस्चार्ज कर दिया है, उसके बाद आप घर पे ले जाके नहला सकते हो। तो ये मॉडर्न ने बोला है कि जस्ट आफ्टर बर्थ उसको, ऐसा नहीं कि हो गया चलो ठीक है गर्म पानी कर रखा है हमने फटाफट इसको नहला देते हैं, नहीं, उन्होंने बोला है कि आप हेक्साक्लोरोफिन लोशन का यूज़ कीजिए या फिर क्लोरोहेक्साडाइन क्रीम का यूज़ कीजिए। तो ये भी बात